हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था कस्टम एक्ट। और कस्टम एक्ट की आज की हमारी एक क्लास नंबर 3 है। हमने स्टार्ट किया था डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, और सेक्शन 12 बेसिक चार्जिंग सेक्शन 12 हमने स्टार्ट किया था। बेसिक चार्जिंग सेक्शन हमने चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में अपने। क्या होता है, किस पे अप्लीकेबल होता है, जो कस्टम है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज। हमने पढ़ा था कि इंडियन टैरिफ एक्ट के अंदर शेड्यूल 2 है ना। शेड्यूल 1 के अंदर बता रखी हैं इंपोर्ट ड्यूटी, और शेड्यूल 2 के अंदर बता रखी है एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। पहले हम बात करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी की। पहले हम बात करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी में क्या क्या है बात करते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी में सबसे पहले हमारे पास आएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसको बीसीडी भी बोला जाता है। बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, ये किस पे लगती है? ये लगती है वैल्यू पे, एज अ परसेंटेज लेवी होती है। लेविड हैज अ परसेंटेज ऑफ अ वैल्यू हैज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है किस पे? वो लगती है हमारे वैल्यू के ऊपर, जिसको वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है सेक्शन 14 के अंदर, और ये हैज अ परसेंटेज लगती है। नंबर 2, बेसिक कस्टम ड्यूटी could be levied at स्टैंडर्ड और प्रेफरेंशियल। इसमें दो तरह के रेट होते हैं। एक रेट होता है स्टैंडर्ड रेट, एक रेट होता है प्रेफरेंशियल रेट। इसमें दो तरह के रेट होते हैं, स्टैंडर्ड रेट और प्रेफरेंशियल रेट। और जो प्रूफ होता है, बर्डन होता है, ओनस मीन्स बर्डन इज ऑन द पर्सन टू द सब्सटीनेट। मतलब जो बर्डन होता है, बर्डन किसके ऊपर होता है? ओनस किसके ऊपर होता है? ओनस इज ऑन द ओनर ऑफ द गुड। ओनस इज ऑन द ओनर ऑफ द, जो ड्यूटी पे करने का बर्डन होता है वो किसके पास होता है? ओनर के पास होता है। ओनर ऑफ द गुड्स विद सपोर्टिंग एविडेंस, विद supporting evidence that good are chargeable with a preferential rate of duty. That good are chargeable with the preferential rate of duty.
इसमें मैं बात करता हूँ जो बेसिक कस्टम होता है, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो हैज अ परसेंटेज लगती है। समझ आ गई? पहले क्या लगती है? एज अ परसेंटेज लगती है वैल्यू के ऊपर। बेसिक कस्टम ड्यूटी दो तरह की होती है, स्टैंडर्ड और प्रेफरेंशियल। अगर आप ये चाहते हो कि प्रेफरेंशियल रेट होते हैं कुछ कम रेट एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड रेट। अगर आप ये चाहते हो कि मेरी गुड के ऊपर प्रेफरेंशियल रेट लगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा कि आपकी गुड के ऊपर क्या है, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी लग गया पर। चलो समझ आ गई? क्लियर है? पहला समझ आ गया बेसिक कस्टम ड्यूटी। दूसरे टैक्स का नाम होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड कस्टम ड्यूटी, आईसीडी, आईसीडी। तीसरा होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन, एडिशनल एसीडी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एसएसीडी, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी पीडी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, एसडी सेफगार्ड ड्यूटी, सीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो ये सारी की सारी क्या होती है? प्रोविजनल पीसीडी, ये होता है प्रोविजनल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एएडी एंटी डंपिंग ड्यूटी, और एक होता है प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसको कैसे याद करना है? इसको पहला होता है बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। दूसरा होता है आईटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, आईटी इंटीग्रेटेड टैक्स। दूसरा होता है जीएसटीसीएससीसी, जीएसटीसीसी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन सेस। एक होता है एसीडी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। एक होता है एसएसीडी, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, पीडी प्रोटेक्टिव ड्यूटी, एसडी सेफगार्ड ड्यूटी, सीडी सीडीएसए काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, पीसीडीएसए प्रोविजनल काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, एएडी एंटी डंपिंग ड्यूटी, पीएडीए प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये सारी क्या होती है? टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी होती है। हमने बेसिक पढ़ा, अब हम बात करते हैं दूसरी ड्यूटी की। दूसरी ड्यूटी का नाम है इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स। इसके बारे में जो सेक्शन बात करता है वो बात करता है सेक्शन 3 क्लोज 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 का बात करता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 7। Any article which is imported in India shall be liable to integrated tax in addition to custom duty has chargeable. Integrated goods and service tax shall be applicable on the same rate as is applicable on the goods supplied in India. ये कहना चाह रहा है कि any article, कोई भी आर्टिकल जिसको इंडिया में इंपोर्ट किया गया है, which is imported into India, उसके ऊपर क्या लगेगा? shall be liable to integrated tax, IGST लगेगा, to integrated tax। उसके ऊपर क्या लगेगा? IGST लगेगा। इन एडिशन टू द कस्टम ड्यूटी तो लगेगी, IGST भी लगेगा इन एडिशन टू द कस्टम, इन एडिशन टू द कस्टम ड्यूटी। उसके ऊपर इंटीग्रेटेड टैक्स भी लगेगा। और IGST का रेट क्या होगा? जो भी स्टैंडर्ड रेट इंडिया के अंदर होगा वही IGST का रेट लग के यहाँ पर चलेगा। तो दूसरा टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी होता है इंटीग्रेटेड टैक्स। दूसरा इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड टैक्स। तीसरा आता है हमारे पास जीएसटी कंपनसेशन सेस। तीसरा क्या आता है? जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये क्या होता है उसकी बात करते हैं। जीएसटी कंपनसेशन
सेस। एनी आर्टिकल which is imported into India, which is imported into India, कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसको इंडिया के अंदर क्या किया गया है, इंपोर्ट किया गया है, ठीक है ना, तो उसको क्या होगा, shall be in addition be liable to, मतलब उसके ऊपर क्या लगेगी, कस्टम ड्यूटी तो लगेगी, उसके एडिशन में क्या लगेगा, बी लाइबल टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन सेस। उस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन सेस भी लगेगा, उसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टैक्स भी लगेगा। हैज इज लेविएबल अंडर सेक्शन, हैज इज लेविएबल अंडर सेक्शन 8 of the Good and Service Tax सेस एक्ट। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट सेस एक्ट है, उसमें जो रेट बता रखे हैं उसी रेट के ऊपर उस पर क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी के एडिशन में गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन सेस भी लग के यहाँ पर चलेगा। समझ आ गई। चौथा हमारे पास आता है एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एसीडी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एसीडी या सीवीडी भी बोलते हैं इसको, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये कौन सी ड्यूटी होती है, इसके बारे में बात करते हैं। टिल 1 जुलाई 2017, टिल 1 जुलाई 2017 काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो होती थी वो इक्वल होता था अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। मैं ये कहना चाह रहा है टिल 1 जुलाई 2017 जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी हुआ करती थी उसका अमाउंट हुआ करता था इक्वल टू दी अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी on the like goods manufactured, produced in India was import on imported goods, imposed on imported। काउंटर वेलिंग ड्यूटी का पर्पस क्या है, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने का पर्पस क्या है, वो मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ। काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने का पर्पस ये है कि भाई एक एडिशनल ड्यूटी लगा देना ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को बाहर से ना मंगवा के इंडिया में प्रोड्यूस करें, इंडिया में मैन्युफैक्चर करें। अगर जो कोई गुड इंडिया में मैन्युफैक्चर करता और उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती, उसी ड्यूटी का अमाउंट कहाँ लगा देते हैं, जो इंपोर्ट की जाती है उसके ऊपर उसके बराबर ही एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी जाती है। पर्पस इसका क्या है, इंपोर्ट को कम करना और अपने देश के अंदर ही मैन्युफैक्चर को क्या करना, बढ़ावा देना। प्रोडक्शन जो हो अपने इंडिया के अंदर ही हो, इस चीज को कम करने के लिए एक अलग से एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा दी जाती है जिसको बोला जाता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जिसको बोला जाता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसको बोला जाता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो ये यहाँ पे क्या है कि जो भी
बाहर से कोई गुड्स को परचेज किया गया, उसके ऊपर एक एडिशनल ड्यूटी लगती है जिसका अमाउंट बराबर होता है to the amount of excise duty or like goods manufactured produced in India was imposed on imported. Under the GST regime, CVD or special additional duty are subsumed. GST के अंदर काउंटर वेलिंग ड्यूटी और SAD स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, इनको क्या कर दिया गया है, सबसम हो गया। अब ये जीएसटी के अंदर चली गई है, समझ आ गई। इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स इज पेबल ऑन द वैल्यू असेसेबल प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी डिटरमाइन अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1। बट अब क्या हुआ है, जीएसटी के आने से ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी और ये स्पेशल एडिशनल ड्यूटी अब किसका पार्ट हो चुकी है, जीएसटी का पार्ट हो गया। और जीएसटी में एडिशनल ड्यूटी क्या लगता है सर, आईजीएसटी लगता है। जब आईजीएसटी लगता है इट मींस कि ये सारा इस पे ऑलरेडी लगता है। अंडर द जीएसटी रिजाइन सीवीडी एंड एसएडी ड्यूटी आर सबसम। सबसम का मतलब मिल जाना, मिल जाना। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज पेबल ऑन द वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब आईजीएसटी लगता है। इन केस ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर कोई अल्कोहलिक लिकर ह्यूमन कंजम्पशन बाहर से इंपोर्ट की गई है, द सेम इज स्टिल अंडर द स्टेट एक्साइज। लेकिन जो अल्कोहलिक लिकर आ रही है, अल्कोहलिक लिकर वो किस में आती है, वो एक्साइज के अंदर आती है। इसको अभी तक इसको सबसम नहीं किया गया। तो अगर आप फॉरेन से अल्कोहलिक लिकर, मतलब आप शराब मंगवा रहे हो कुछ भी अल्कोहलिक की, है ना, अल्कोहलिक मंगवा रहे हो कुछ भी, तो उसके ऊपर क्या लगता है, उसके ऊपर आपको काउंटर वेलिंग ड्यूटी अलग से देनी पड़ेगी, ठीक है ना। और बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगेगी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी की जगह क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग के आपको चलेगा। आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ इनवर्ड टैक्सेबल सर्विस आर इन द नेचर ऑफ इम्पोर्टेड गुड which have been taxed and have been consumed in the manufacture of outward taxable supply. Input tax credit available to the extent of IGST. आपने कोई रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल मान लो चाइना से मंगाया, चाइना से मंगाया आपने, चाइना से कुछ इंपोर्ट किया और उस रॉ मटेरियल का यूज प्रोडक्शन में करके, प्रोडक्शन लगाकर इंडिया में कुछ नया माल, नया माल बनाया, तो न्यू प्रोडक्ट बनाया और आपने इसको मार्केट में बेच दिया। आपने जिस इस रॉ मटेरियल को बनाने में जो आईजीएसटी पे कर रखा होगा, उसका क्रेडिट आपको, जो आपने यहाँ पे आउटपुट टैक्स पे किया है, जो आपने यहाँ पे आउटपुट टैक्स पे किया है, तो उसका क्रेडिट आपको, आईजीएसटी का क्रेडिट मतलब अपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट इस आउटपुट टैक्स में आपको मिल जाएगा। समझ आ गए। तो आप क्या कर सकते हो, अपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट यहाँ पे ले सकते हो। क्लियर है, समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास आता है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, ये कौन सी ड्यूटी होती है। इस ड्यूटी का कब लगाई जाती थी, इट 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 इज यूज टू बी लेविड टू ऑफसेट सेट ऑफ द सेल टैक्स एंड वैट। सेल टैक्स और वैट को सेट ऑफ करने के लिए, ये कहना चाह रहा है सेल टैक्स या वैट को सेट ऑफ करने के लिए इस ड्यूटी का लगाया जाता था। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी कब लगाई जाती थी उसकी बात करते हैं। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी कब लेविड होती थी उसकी बात करते हैं। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लेवी होती थी, किस पे लेवी होती थी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी
ये लेवी होती थी, लेविड टू ऑफसेट द सेल टैक्स, टू ऑफसेट द सेल टैक्स, सेल टैक्स को ऑफसेट करने के लिए। दूसरा पॉइंट, हाउएवर हाउएवर this has now been however this has now been सबसम, ये सेल टैक्स और वैट अब किसका पार्ट हो चुके हैं, ये पार्ट हो चुके हैं स्पेशल उसका जीएसटी का। तो ये अब क्या है, जो ये स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है ये भी किसमें सबसम हो चुकी है, ये भी जीएसटी के अंदर सबसम हो चुकी है। However, this has now been subsumed under जीएसटी। अब ये जीएसटी के अंदर सबसम हो चुकी हैं एंड has such is leviable only on imported goods। तो ये सिर्फ उन गुड्स के ऊपर लगता है, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगता है जिसके ऊपर क्या होता है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल होता है। सब्सिडाइज स्पेशल एडिशनल ड्यूटी सिर्फ उन इंपोर्टेड गुड पर लगती है, इंपोर्टेड गुड्स पे लगती है जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो सिर्फ वहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं पे जैसे पेट्रोलियम आपने बाहर से मंगवाया तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी देनी पड़ेगी। और पर्पस क्या है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगाने का, भाई सेल टैक्स और वैट को क्या करना, सेट ऑफ करना। सेल टैक्स और वैट को क्या करना, सेट ऑफ करना, दैट्स कॉल्ड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। समझ आ गई। इट इज यूज्ड टू बी लेविड टू ऑफसेट द सेल टैक्स एंड वैट। सेल टैक्स और वैट को सेट ऑफ करने के लिए इसका यूज किया जाता था। और बट क्योंकि अब जीएसटी के आने से स्पेशल एडिशनल ड्यूटी जो है, जीएसटी के आने से स्पेशल एडिशनल ड्यूटी सबसम हो चुकी है, मिल गई है किसमें, जीएसटी के अंदर। तो सिर्फ अब स्पेशल एडिशनल ड्यूटी उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर लगेगी जिन प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया गया है और जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, तो उन्हीं पे लग यहाँ पर चलती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं प्रोटेक्टिव ड्यूटी की। प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या होता है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी in order to protect इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडस्ट्री सेक्टर को इंडिया में प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई लोग ये ना हो कि इंपोर्ट ही करे जाए, इंडिया का माल कोई ना परचेज करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंपोर्टेड गुड के ऊपर क्या किया है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा के यहाँ पर चली है। समझ आ गई। ये कहना चाह रहा है कि भाई, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंडस्ट्री, in order to protect the Indian industry, इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए a duty may be imposed on, a duty may be imposed on recommendation of tariff commission, a duty may be imposed on recommendation of टैरिफ कमीशन। टैरिफ कमीशन के रिकमेंडेशन से एक ड्यूटी इम्पोज की जा सकती है
इंडियन इंडस्ट्री को सेव करने के लिए उसे बोला जाता है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। उसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। समझ आ गई? अब बात करते हैं सेफगार्ड ड्यूटी क्या होता है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी हमने पढ़ ली, सेफगार्ड ड्यूटी क्या होता है इसकी बात करते हैं। प्रोटेक्टिव ड्यूटी हमने देख ली, अब बात करते हैं सेफगार्ड ड्यूटी की। सेंटर safeguard duty. The central government may impose safeguard duty on the specific imported good. बात करते हैं safeguard duty. The central government may impose safeguard duty on the specified imported good. On the specified imported goods. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंपोर्टेड गुड के ऊपर जो इंपोर्टेड गुड स्पेसिफाई करेगी, इंपोर्टेड गुड के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की गई है, ठीक है ना, कुछ ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज सेफगार्ड ड्यूटी ऑन स्पेसिफाई इंपोर्टेड गुड. It is of the opinion that goods are being imported in large scale and they are causing injury to the industry in India. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि कई गुड इतनी ज्यादा मात्रा में बाहर से मंगवाई जा रही है जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री को क्या हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है. This is levy on the good imported into India when such goods are already manufactured in India, but the costs are higher as compared to imported price. It is levy to ensure that the Indian manufacturer do not suffer owing to import of cheaper goods from the outside, and therefore aim to create a level playing field for the Indian manufacturer and importer, thereby with the intent of safeguard the national interest. गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, ये देखती है कि भाई इंडिया में भी वो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही है लेकिन बाहर से लोग मंगवा रहे हैं, वो बाहर से इसलिए मंगवा रहे हैं क्योंकि उनको सस्ती मिलती है. तो इस चीज से बचाने के लिए, मतलब इंडियन मैन्युफैक्चरर को सेव करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, उन इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर एक अलग से ड्यूटी लगा देती है जिसको बोला जाता है सेफ गार्ड ड्यूटी. जिसको क्या बोला जाता है, सेफ गार्ड ड्यूटी. समझ आ गई? तो एक तरह से जो ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी है और सेफ गार्ड ड्यूटी है, ये क्या है, एक तरह से सेम सी है. एक तरह से क्या है, सेम सी है. उसके बाद आता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड सब्सिडाइज्ड आर्टिकल. काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है, अब बात करते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल. काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल. यहां पे लिखा हुआ है वेयर एनी कंट्री और टेरिटरी, जहां पर कोई कंट्री या टेरिटरी पे बेस्टो मतलब एक तरह से सब्सिडी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली upon the manufacturing or production therein or exportation therefrom of any article, including any subsidy on transportation of such article, then central government may by notification option has impose a countervailing duty. ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई कंट्री ये कहे कि भाई हमारी कंट्री से अगर आप कोई माल परचेज करते हो प्रोडक्शन के लिए या कुछ भी, हम आपको सब्सिडी देंगे. कोई कंट्री अगर आपको ये कहे कि भाई
अगर आपको कोई कंट्री ये कहे कि अगर आप हमारे यहाँ से कोई भी आर्टिकल परचेज करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो हम हमारे साथ, तो हम क्या करेंगे, आपको सब्सिडी देंगे, आपको बेस्ट प्राइस देंगे। उस चीज को काउंटरवेल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, उस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देती है। समझ आ गई? उसको लगा देती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी आर्टिकल अपॉन द मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन देयरिन और द एक्सपोर्ट देयर फ्रॉम any article including any subsidy on transportation of such article then सेंट्रल गवर्नमेंट में ये कहना चाह रहा है कि भाई उस चीज का मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करती है, सब्सिडी देती है किसी मैन्युफैक्चर करने से, प्रोडक्ट करने से, एक्सपोर्ट करने से किसी आर्टिकल के कोई दूसरी कंट्री क्या दे रही है, काफी ज्यादा सब्सिडी दे रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस चीज को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगा देती है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगा देती है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देती है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होता है और सब्सिडाइज आर्टिकल। व्हेन द अमाउंट ऑफ, ये प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होता है, प्रोविजनल काउंटरवेलिंग, प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी on subsidized article, provisional countervailing duty on subsidized article, ये बात करते हैं when the amount of subsidy is not determined, सेंट्रल गवर्नमेंट में impose a provisional countervailing duty not exceeding the amount of subsidy as provisionally estimated by it, कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं है कि भाई कितनी सब्सिडी वो दूसरी कंट्री प्रोवाइड कर रही है। समझ रहे क्या मेरी बात? जब सब्सिडी का अमाउंट जो है डिटरमाइन नहीं है, यहाँ पर जो क्या होता है, यहाँ पे अमाउंट क्या होता है, डिटरमाइन होता है, लेकिन जहां पर सब्सिडी का अमाउंट डिटरमाइन नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक काउंटरवेलिंग, प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देती है जिसका अमाउंट उस सब्सिडी के जिसको प्रोविजनली एस्टिमेट किया गया है उससे ज्यादा नहीं होगा। काउंटर ड्यूटी नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ सच सब्सिडी as provisionally estimated by the central government. If on the determination central government find that it is less than the subsidy provisionally determined, it may reduce such duty and also may refund the excess duty amount. तो बाद में जब जैसे ही डिटरमाइन हो जाता है तो उसके बेसिस पे जो ड्यूटी है, या तो अगर एक्सेस हुई तो रिफंड मिल जाएगा, अगर कम हुई तो आपसे एडिशनल चार्ज करेंगे दोबारा से। तो इस तरह से इसको डिसाइड किया जाता है। समझ आ गई मेरी बात? आगे बढ़ते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन डंप्ड आर्टिकल क्या होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, बात करते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी पढ़ते हैं। वेयर any article is exported, जहां पर कोई आर्टिकल एक्सपोर्ट किया गया बाय द एक्सपोर्टर, जहां पर कोई आर्टिकल एक्सपोर्टर के द्वारा या प्रोड्यूसर के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया फ्रॉम एनी कंट्री, फ्रॉम एनी कंट्री, किसी भी कंट्री से, कहां किया गया, इंडिया में किया गया, टू इंडिया, फ्रॉम एनी कंट्री टू इंडिया, एट अ लेस देन द, एट अ लेस देन द नॉर्मल वैल्यू, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी, जैसे चाइना सस्ते सामान बेचती है जिसकी वैल्यू उसकी नॉर्मल वैल्यू से क्या होती है, कम होती है। समझ आ? देन तब क्या होगा, देन अपॉन दी
इम्पोर्ट अपॉन दी इम्पोर्टेशन, जब वो इंडिया में आएगा, जब वो माल क्या होगा इंडिया में आएगा, अपॉन दी इम्पोर्टेशन ऑफ सच आर्टिकल इनटू इंडिया, तब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट इंपोर्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो फिर भाई जितना अमाउंट कम होगा उसके बराबर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी। मान लो नॉर्मल वैल्यू थी 5,000 की, माल पे वैल्यू बेची कितने की, एक्सपोर्ट कितने का किया, इंपोर्ट इंडिया में कितने का हुआ 3,000, गैप कितने का है 200 का। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी 2,000 रुपए की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के पर चलेगी। समझ आ गई, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के चलेगी, ताकि क्या है भाई नॉर्मल वैल्यू से कम के प्राइस में इंडिया में कोई भी माल ना बेचा जाए। क्लियर, आगे बात करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब आती है प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब आती है प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब बात करते हैं प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी। प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट में impose anti-dumping duty on provisional basis if the determination of normal value and margin of dumping on article is pending। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जहां पर अभी तक नॉर्मल वैल्यू जहां पर अभी तक नॉर्मल वैल्यू को डिटरमाइन नहीं किया गया या मार्जिन ऑफ डंपिंग को डिटरमाइन नहीं किया गया, जहां पर नॉर्मल वैल्यू और क्या है दूसरा मार्जिन ऑफ डंपिंग, जहां पर नॉर्मल वैल्यू और मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या है अभी तक डिटरमाइन नहीं किया गया है, तो वहां पे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर ड्यूटी लगा के चलेगी जिसका नाम है एंटी डंपिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे ड्यूटी लगाएगी जिसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी, वहां पे लगाएगी प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी। प्रोविजनल, सेंट्रल गवर्नमेंट में impose एंटी डंपिंग ड्यूटी on provisional basis if the determination of market normal value and the margin of dumping of article is pending। अगर अभी तक वैल्यू जो है डिटरमाइन नहीं की गई तो वहां पर फिर क्या होगा, प्रोविजनल बेसिस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लग के पर चलेगी। इफ एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्सीड द मार्जिन तो डिटरमाइन, और उसके बाद क्या होगा, अगर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रिड्यूस द एंटी डंपिंग ड्यूटी शैल आल्सो रिफंड द एक्सेस ड्यूटी सो कलेक्टेड। अगर बाद में अगर जैसा भी हुआ, मान लो मार्जिन ऑफ डंपिंग जिस तरह से भी डिटरमाइन हुआ, अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी ज्यादा चार्ज कर ली थी तो फिर उसका रिफंड हो जाएगा, अगर कम चार्ज की गई थी तो वहां पे क्या होगा, फिर एडिशनल चार्ज किया जाएगा। समझ आ गई। अब आते हैं यहाँ पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑन इम्पोर्टेड SWS। सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्या होता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्या होता है, इसकी बात करते हैं। It is the duty of custom levy for the purpose of union on the goods specified in the first schedule to the Custom Tariff Act 1975, being good imposed into India। मतलब ये ड्यूटी जो ये स्पेशल वेलफेयर सरचार्ज है ये कुछ गुड्स के ऊपर लगते हैं, कौन सी गुड, जिनको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बता रखा है। इट इज लेवी एट 10%, ये किस पे लगता है, इस 10% लगता है, इसका रेट क्या है 10%। इट इज लेवी एट 10% ऑन द एग्रीगेट
ड्यूटी टैक्स सेस, मतलब सारी जो भी ड्यूटी है प्लस सेस है, जो भी टैक्सेस है प्लस सेस है, इन सबको इकट्ठा कर लिया जाए, इसके ऊपर 10% क्या लगता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लग के यहाँ पर चलता है, ठीक है ना। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी। ये किस पे नहीं लगता, ये ना तो सेफगार्ड ड्यूटी पे लगता, ना किस पे लगता, काउंटरवेलिंग ड्यूटी पे लगता, एंटी डंपिंग ड्यूटी पे नहीं लगता, आईजीएसटी पे नहीं लगता, और जीएसटी कंपनसेशन पे नहीं लगता। जब हम पूरा टोटल टैक्स और ड्यूटी को ऐड करेंगे तो उसमें क्या क्या ऐड नहीं होगा, उसमें सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी ऐड होकर यहाँ पर नहीं चलेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ऑन इंपोर्टेड, road and infrastructure cess on imported. It is levied as a duty of custom at the at rupee 8 per liter on motor spirit and high speed diesel imported into India for the purpose of financial infrastructure project. मतलब ये कहना चाह रहा है कि रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है, आप जो भी मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल या हाई स्पीड डीजल जो इंपोर्ट कर रहे हो, पर लीटर पर 8 रुपए के हिसाब से रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लग के यहाँ पर चलेगा। समझ आ गई। और लास्ट हमारे पास कौन सा है, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ सेस। फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर एक हेल्थ सेस भी लगेगा। अगर कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट, जिसको 4th शेड्यूल के अंदर क्लासिफाई किया गया है, अगर कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट आप इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया के अंदर, तो भाई उसके इंपोर्टेशन पे क्या लगेगा, उस पे हेल्थ सेस लग के यहाँ पर चलेगा। तो ये सारी की सारी क्या है, ये ड्यूटीज हैं, टाइप्स ऑफ ड्यूटी है। प्लीज इसको एक बार पढ़ लेना, फिर हम अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। समझ आ गई, क्लियर है। हमारा ड्यूटीज यहाँ पे हमने बात कर ली, कल हम वैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। वैल्यूएशन, ये ड्यूटी एक बार